हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मस्ती सीरीज के अंदर एक और नया वीडियो आ चुका है जो कि है क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सॉल्ट। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे वीडियो में। जरूर आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है, और जो भी आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्लियर हो जाएगा। तो जरूर आप इसे इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट किया जाए ये चैप्टर। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये चैप्टर बताना क्या जाता है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताता है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो एसिड आप क्या पढ़े होंगे बचपन में? बचपन में जहाँ तक हमें याद है, हमने ये पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, जो कि खट्टा रहते हैं, वो एसिड होते हैं, ठीक है। और उनका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़े थे कि अगर वो लिटमस पेपर में जाते हैं तो वो रेड रेड चेंज कर देते हैं, अपना कलर रेड में ला देते हैं। कोई भी कलर हो, ब्लू हो या फिर उसका जो लिटमस पेपर का कलर हो, वो डायरेक्ट रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बेस के बारे में क्या पढ़े थे? बेस से हम लोग याद रखे थे बिटर, बिटर इन टेस्ट होता है बेस से बिटर, ठीक है। और बिटर क्या हो जाता है? ब्लू। बेस से याद करने का हमारा सबसे अच्छा तरीका था बेस से बिटर, बिटर से ब्लू। ब्लू चेंज हो जाता है, इसका लिथमस पेपर चेंज हो जाता था किसमें? ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे बेस के बारे में। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उस समय ज़्यादा हम लोग एडवांस में नहीं गए थे, पर इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे, एक लेवल आगे जाएंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। सॉल्ट तो जैसे कि आपको उस समय पता था और अभी बता दे रहे हैं। क्लास 9th में जैसे कि आपने आयंस पढ़े होंगे, आयंस क्या होते हैं मतलब चार्जेस पढ़े होंगे। तो ये सॉल्ट क्या होता है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है, ना ही पॉजिटिव रहता है ना ही नेगेटिव रहता है। पर अब वही एसिड की बात करेंगे, एसिड बेसिस क्या रहते हैं। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत किया जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड्स के। एसिड क्या होता है देखिए, एसिड। तो एसिड हम लोग पहले जैसे कि बताएं आपको, बचपन में हम लोग पढ़े थे वो सब्सटेंस जो कि सोर टेस्ट होते हैं। पर नहीं, अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं और अब हम लोग को पढ़ना है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं। ये आप समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का यही यही पार्ट में है, ठीक ना। तो जरूर आप इसे पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में मिलने के बाद वो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, ठीक ना। वो होते हैं एसिड्स। और बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर के साथ कंटेक्ट में आने के बाद वो OH- आयन डिसोसिएट करता है। तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसिड का। तो एसिड में हम लोग लेंगे, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन डिसोसिएट करते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये असल बिहेवियर। अगर कोई भी देखिए एसिड क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप एसिड का हम कोई सिंपल नाम ले लेते हैं, जैसे कि HCl जो कि हम लोग के स्टमक में भी रहता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, फिर से HNO3 भी रहता है। ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स है, ठीक ना। तो ये सब एसिड्स हैं, ये सब आखिर देखिए इन सब में आपको H+ देखने मिल रहा होगा। तो यही H+ का काम ही है पूरा एसिड के बिहेवियर को दिखाने में। अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में जाएगा, अगर ये HCl अगर वाटर के साथ जाएगा तो क्या कर देता है कि वाटर डिसोसिएट कर देता है H+ आयन को। H+ आयन अलग से हो जाता है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये H+ आयन हट जाता है और यही कारण रहता है कि एसिड अपना बिहेवियर दिखा पाता है। और वही अगर बेस की बात करें तो देखिए, जैसे बेस में क्या एग्जांपल आता है, बेस में अगर हम लेते हैं तो बेस आपका आता है जो कि OH-, इसमें प्लस था इसमें माइनस आता है, ठीक है। OH- आयन डिसोसिएट करता है। तो जैसे कि HNO3, नहीं वो तो एसिड हो गया। तो चलिए हम बेस की बताते हैं कि बेस में भी बहुत सारे रहता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, फिर से देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो इसमें देखिए OH दिख रहा है यहाँ पे। Na क्या होता है? Na का पॉजिटिव रहता है, Na+ रहता है और यहाँ पे माइनस रहता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। चलिए बड़ा बना देते हैं आपको दिखाने के लिए, ये माइनस होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो यही होता है कि आगे जाके अगर ये वाटर के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ये डिसोसिएट बनाएगा कुछ नहीं, ये डिसोसिएट कर देगा OH- को अलग कर देगा अपने से, ठीक ना। HNO सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग कर देगा अपने से। और यही बेसिक कैरेक्टर जो होता है उस सब्सटेंस का दिखाने में यही सहायक रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो बेसिक कैरेक्टर अपना कोई सब्सटेंस दिखा नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी को समझने के लिए कि आखिर एसिड और बेस असल में होता कैसे है और क्या होता है उसका मतलब एसिड और बेस का, ठीक ना। तो बचपन में तो जो पढ़ते आ रहे थे वो भी सही था एक तरह से, पर अभी जो है ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आना लगा। ये असली कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो इंडिकेटर्स देखिए क्या होता है। इंडिकेटर्स वही एक सब्सटेंस होता है जो कि बताता है हमें कि कौन सा कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सब्सटेंस एसिडिक है इन नेचर में, या फिर उनका नेचर बताता है किसी भी सब्सटेंस का। इंडिकेटर का ही काम रहता है कि दूसरे सब्सटेंस का नेचर बताना कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इंडिकेटर आप बहुत तरह के पढ़े होंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर होते हैं। जैसे लिथमस पेपर जैसे बेसिक है, मतलब बहुत ही यूज़ में आता है लिथमस पेपर लेबोरेटरी में। और फिर उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज भी रहता है,
फिर से फिनोफ्थलीन एक आता है, और इसी में आता है एक जो हम लोग को पढ़ना है ऑयल फैक्टर इंडिकेटर। ऑयल फैक्टर इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ऑयल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है। ये वो इंडिकेटर होता है जो कि जिसको सूंघ के आप बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक ना। ये अपना स्मेल ऑर्डर अब चेंज करता है, ठीक ना। समझिए बात को, ये कि ऑयल फैक्टर इंडिकेटर होता क्या है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देते हैं, इसका एग्जांपल हम बताते हैं, तो जैसे कि वेनिला होता है, अनियन होता है, ये सब ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। समझिए बात को, ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा ना आपको, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये अगर कोई एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा तो ये अपना ऑर्डर चेंज कर देंगे, स्मेल चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये था ऑयल फैक्टर इंडिकेटर, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हाउ एसिड और बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक ये है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि कैसे रिएक्ट करता है। तो एसिड कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप इसका बेसिक फॉर्म लिख देते हैं कैसे रिएक्ट करता है। देखिए एसिड प्लस मेटल, ये रिएक्टेंट साइड है और इधर प्रोडक्ट साइड, ये तो आपको पता होगा। तो चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट साइड क्या होता है। ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बनाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या करता है, एसिड और मेटल मिला के ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ठीक ना। और हम बेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलिए बात बेस की बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों का बताना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्म है। हाँ, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनाता है। यहाँ पे देखिए अगर हम HCl की बात करते हैं, ऊपर जो कोई एसिड ले लेते हैं प्लस मेटल जिंक ही ले लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा, देखिए ZnCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक। और ये क्या बनाता है, ये देखिए ये बनाता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। सर यहाँ पे सोडियम कॉमन रहता है, ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप समझ गए क्या होता है। हाँ, तो अब चलिए बात करते हैं दूसरा के बारे में। तो जो कोई होता है कि मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन और वो, ठीक है। देखिए हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। पहले देखिए सोडियम का मतलब, देखिए इसका एक बेसिक फॉर्म अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ तो देते क्या है, सॉल्ट देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आता है इसका बेसिक फॉर्म। सिंपल से आपको यही याद भी रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक ना। ये इसका बेसिक फॉर्म आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हाउ एसिड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसी के आगे इसी से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट होते हैं ईच अदर के साथ। बेस अगर रिएक्ट होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं। देखिए एसिड और बेस रिएक्ट होंगे अपने में तो वो क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर देंगे, और यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे कि सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि सॉल्ट में भी कुछ टाइप्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वो लोग हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं, देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखते हैं। देखिए इसका भी एक बेस फॉर्म लिख देते हैं, क्या होता है। देखिए मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, देखिए ये मेटल ऑक्साइड है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये इसके अगले वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक ना। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है, ठीक ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। ये आपको बस इतना समझना है कि मेटल ऑक्साइड क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी वही करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2O प्लस सॉल्ट देगा, ठीक है ना। ये भी सिंपल से फॉर्म है, ये आपको बस फॉर्म याद रखना था, ठीक है। और बेसिस के बारे में तो बता ही दिए कि बेसिस क्या होता है। बेस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या निकालना चाहिए, OH माइनस आयंस का लिबरेशन अगर करेगा वो, तो वो अगर वो हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम बात किए सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर के साथ जाएगा तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये OH माइनस को डिसोसिएट कर देगा, क्योंकि Na प्लस है और ये माइनस है तो ये डिसोसिएट होता है। वाटर का ये खूबी है, आप बोल सकते हैं कि वाटर का ऐसा खूबी है कि अगर वाटर में अगर एसिड और बेस जाता है तो वो डिसोसिएट कर देता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये आप समझ के रखिए। अगर ये नहीं होगा तो वो अपना बिहेवियर, कोई भी सब्सटेंस अपना बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। अगर वो H प्लस नहीं दिखाएगा तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। अगर OH हाइड्रोक्साइड आयन अगर वो लिबरेट नहीं करेगा तो वो बेसिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है उनके बिहेवियर को दिखाने के लिए, ठीक ना। तो ये हम जरूर याद रखिएगा कि ये यही होता है बेसिक फॉर्म।
और ये कॉमन भी यही इन दोनों में। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो कॉमन में यही बात पढ़ना था आपको, जो कि हम पहले बता दिए कि वो लिबरेट करते हैं, कि वाटर में जाके वो सब्सटेंस प्लांट लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा, अगर होगा तो आप बुक एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है, मतलब बहुत ही जरूरी पॉइंट है, और आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं आपको डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन क्या होता है, देखिए डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन आप बचपन में भी पढ़े होंगे। तो कुछ ये एक प्रोसेस है जो कि एसिड और बेस में हम लोग देखिए क्या करते हैं ना, कि वाटर मिला देते हैं, जिसके कारण उनका कंसंट्रेशन लो हो जाता है, ठीक ना। कोई भी अगर सब्सटेंस है एसिडिक या फिर बेसिक नेचर का, तो उसको हम लोग डाइल्यूट करने में एक प्रोसेस, डाइल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग उसे वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक ना। एसिड या फिर बेस में वाटर ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसका पावर जो होता है, जो कि उसका कोरोसिव फैक्टर होता है, जो कि अगर एसिड जानते हैं कि एसिड अगर हाथ में गिर जाए या फिर कहीं भी, बहुत ही कोरोसिव इन नेचर रहता है, ठीक ना। तो उसी कोरिजन को कम करने के लिए हम लोग करते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या आता है, क्या है, ये सिंपल सा करता है कि उसमें पानी मिला देते हैं हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस में, तो वो कम हो जाता है, उसका एनर्जी या फिर पावर बोल सकते हैं कि कम हो जाता है, ठीक है। पीएच वैल्यू उसका गिर जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे एसिड। देखिए इसको डालने का भी एक तरीका होता है, हम लोग एसिड एसिड हम लोग हमेशा डालते हैं वाटर में, ठीक ना, हिलाते हिलाते डालते हैं हम लोग, ये बात याद रखिएगा कि कैसे डाला जाता है। एसिड को हम लोग डालते हैं, वाटर को नहीं डालते हैं एसिड में, ठीक ना, हम लोग वाटर को एसिड में डालते हैं, याद रखिएगा ये और उसको हिला हिला के आराम से डालते हैं धीरे धीरे, ठीक ना, क्योंकि उसका छींटा भी बहुत ही घातक हो सकता है। तो अब बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो है। तब ये बताता है आपका पीएच पे स्केल, पीएच स्केल या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक ना। ये होता क्या है, ये होता है एक स्केल है, एक स्ट्रिप टाइप रहता है। ये क्या बताता है, किसी भी एसिडिक और बेसिक का कंसंट्रेशन बताता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड आयन कितना प्रेजेंट है। देखिए अगर किसी में, अगर यहाँ पे बता, अगर किसी एसिड में अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ठीक ना। और किसी में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा बेस रहेगा, ठीक है। और यही अगर कम हाइड्रोजन अगर उसमें कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो थोड़ा लो एसिड रहेगा, मतलब उसका पावर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। और उसी में अगर हाइड्रोक्साइड कम रहेगा तो वो थोड़ा माइल्ड बेस रहेगा या फिर इजी बेस रहेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब माइल्ड बेस आता है। तो ये होता है, इसको बताता कौन है, पीएच स्केल बताता है, बहुत ही जरूरी है, आप याद रखिएगा। पीएच स्केल देखिए ये एक स्केल होता है, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन से आप अच्छे से समझ पाइएगा। यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 7 रहता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, थोड़ा कम हो गया, हाँ तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। 5 6 8 9 10 11 12, इसी को मान लेते हैं यहाँ पे 13, ठीक है। ये आप समझिए कि ये पीएच स्केल है, ठीक है, ये पीएच स्केल है। ये करता क्या, ये बताता है, देखिए 7 न्यूट्रल माना जाता है इसको, ठीक है। 7 पे अगर कोई भी सब्सटेंस है तो इसके अगल बगल तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। और जितना ये इधर होते जाएगा, देखिए जितना ये लेफ्ट साइड होते जाएगा उतना इसका H+ आयन बढ़ते जाएगा, ठीक ना, इसका H+ आयन इंक्रीज होगा। ये इजी है आपको समझने में, देखिए। और जितना ये राइट साइड जाएगा उसका OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो जितना इधर 0 1 तरफ रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर रहेगा, और जो 13 14 तरफ रहेगा वो ज़्यादा बेसिक रहेगा। जैसे कि HCl इधर का एग्जांपल ले लेते हैं, इस एरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि HCl H2SO4, ये सब एग्जांपल है। इधर का वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारे फॉस्फोरिक हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे आते हैं उसमें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सब आते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं इसमें बेस, ये आपको बता दिया कि कैसे इसका स्ट्रेंथ पता किया जाता है, वही इसी से पता किया जाता है कि उसका H+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसी से पता किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है पीएच स्केल से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा कि क्या होता है इंपॉर्टेंस। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे बुक में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं उसे, तो रीडिंग करना है आपको सिंपल से। पर हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि हमारा बॉडी किस पे वर्क करता है, 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू के रेंज में फॉल करता है, ठीक ना, हम लोग का बॉडी वर्क करता है, ठीक है। और एसिड रेन कब होता है, 5.6 के रेंज में एसिड रेन होता है। और अगर हम बात करें तो देखिए स्टमक में हम लोग का HCl प्रोड्यूस होता है ना, एक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर वही अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है तो उसी की वजह से हम लोग को एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड खाते हैं, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, बेसिक नेचर रहता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और टूथ टिके कब लगता है, दांत सड़ने कब लगता है, जब देखिए
5 के नीचे आने लगता है ना अगर पीएच वैल्यू, तो वही हम लोग का टूथ डिके होने लगता है। कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग का बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो कि इनामिल रहता है दांत में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है, वो भी लेकिन सड़ने लगता है एसिडिक नेचर में। तो इसीलिए हमको बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो कि उसे न्यूट्रलाइज करता है। सिंपल सा फैक्ट है यहाँ पे। अब बात करते हैं डायरेक्ट सॉल्ट के बारे में, ज़्यादा इधर टाइम पास नहीं करते हुए, ये सब रीडिंग का फैक्टर है, ठीक है। अब सॉल्ट बहुत ही जरूरी है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि आगे सॉल्ट ही को ज़्यादा पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से। देखिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट जैसे कि हम बता दें कि न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है, ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है, इसमें कोई आयंस नहीं रहता है, ठीक है। तो सॉल्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर ज़्यादा यहाँ पे हम बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर रहेगा तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। एक फैक्ट है, आप समझिएगा। प्लस वाटर तो देगा ही, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, बस हम आपको एक फैक्ट बता रहे हैं जो कि याद रखिएगा। और इसी में देखिए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा आपका, न्यूट्रल देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा, ठीक है। और वही बात हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या देगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक सॉल्ट देगा, ठीक है। सिंपल से ये 3 फैक्ट था, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट कैसा नेचर है। सॉल्ट का भी नेचर रहता है थोड़ा सा एसिडिक और थोड़ा सा बेसिक रहता है, तो इसमें कोई बात नहीं सोचने वाला। तो अब बात करते हैं, देखिए सॉल्ट बहुत ही एक रॉ मटेरियल और ये बहुत ही ज़रूरी है और कोई फॉर्म सब्सटेंस बनाने के लिए। तो देखिए सॉल्ट से बहुत सारा सब्सटेंस बनता है, ठीक ना। तो ये हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने सारे सब्सटेंस बनते हैं सॉल्ट से, और सॉल्ट बहुत ही ज़रूरी भी फैक्टर है, ये बहुत चीज़ बनाता है। देखिए केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कौन कौन से केमिकल बन सकते हैं कॉमन सॉल्ट से। चलिए बात करते हैं सबसे पहला। देखिए कॉमन सॉल्ट तो आपको सबको पता है NaCl। कॉमन सॉल्ट होता क्या है भाई, अभी सॉल्ट पढ़ रहे थे, लेकिन कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट होता है देखिए NaCl, जो कि हम लोग घर में नमक खाते हैं, ये होता है NaCl, ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है कॉमन सॉल्ट। सिंपल सा कॉमन सॉल्ट था। अब इसी में आप बात करते हैं, सबसे पहला जो केमिकल बनता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की याद करने का, और ये कैसे बनता है, चलिए प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि देखिए एक ब्राइन नाम होता है, ठीक ना। ये आप समझिएगा थोड़ा सा क्या होता है। देखिए ब्राइन सॉल्यूशन होता है। NaCl अगर NaCl को ही, अगर कॉमन सॉल्ट को ही, NaCl को ही अगर हम लोग वाटर के साथ मिला देते हैं तो यही सॉल्यूशन क्या देता है, ब्राइन देता है, ठीक है। इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो हम ब्राइन जहाँ पे यूज़ करेंगे आप समझिएगा कि NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है, और यही होता भी है फर्स्ट केमिकल में, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता क्या है कि यही ब्राइन सॉल्यूशन क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट क्या देता है, ये प्रोडक्ट देता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अभी बैलेंसिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप समझिए क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड ही को बोलते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा, या फिर आप बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही होता है कॉस्टिक सोडा, और इसी का आपको पढ़ना था कि फर्स्ट केमिकल बनता है जो कॉमन सॉल्ट से यही बनता है, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस देखिए तीनों का यूज़ है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कुछ यूज़ है, क्लोरीन का भी यूज़ है और हाइड्रोजन का भी यूज़ है, ठीक है। तो यूजेस का भी देखिए यहाँ पे फोटो आपका आ गया होगा, NCERT का फोटो है। तो बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि फ्यूल में यूज़ होता है, हाइड्रोजन की बात करते हैं फ्यूल में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, क्लोरीन आपका क्लीनिंग एजेंट का जैसे काम करता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर में काम आता है, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में काम आता है, ठीक है, सोप डिटर्जेंट में काम आता है, ये सब है। अब यही देखिए HCl, अगर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल जाएगा तो HCl बना देता है, तो इसका अपना कुछ काम होता है, स्टील को क्लीन करता है, ठीक है, मेडिसिन में भी काम आता है, ये सब ठीक है, ब्लीचिंग में भी काम आता है उसके बाद, ठीक है। ये सब बहुत सारे काम से यूजेस है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अगले वाले के, अगला केमिकल क्या होता है। ये फर्स्ट केमिकल आप समझ गए, कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही सिंपल है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है और ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको चाहिए होगा स्लैक लाइम। स्लैक लाइम जानते क्या होता है, स्लैक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। स्लैक लाइम होता है, ठीक है। स्लैक लाइम क्या करता है, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट देता है, क्या प्रोडक्ट देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन देता है, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, और यही जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकला है ना, यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। बस बहुत ही सिंपल था। इसका सबसे आप बोल सकते हैं कि ईजी फॉर्मेशन निकलता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्शन से बन जाता है, ठीक ना। CaOCl2 यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। और इसका यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस भी अपने आप में है, जैसे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, फिर से ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट मतलब जर्म्स को मारता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अपने नाम भी सुना होगा, कहीं कहीं यूज़ होता है ना क्लीनिंग के लिए, ठीक है, आप समझ गए, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं जो कि सबसे यूजफुल है और सबसे जो काम का है, जो कि हम लोग किचन में भी काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी होता है। तो बेकिंग पाउडर का हम लोग पढ़ेंगे कैसे बेकिंग पाउडर भी बनता है, पर पहले बात करते थे हम लोग बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है हम बता रहे हैं।
ये तो आप समझिए कि क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा का। तो ब्राइन जैसे लिखते हैं, ब्राइन मतलब आप समझ गए होंगे क्या लिखे हैं हम, NaCl प्लस H2O प्लस हम लोग करेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन, सॉरी अमोनिया, तो क्या देगा ये, देखिए NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और यही जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दिया ना, यही सबसे मेन फैक्टर है आपका, यही इसी का नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसी का नाम है बेकिंग सोडा, यही होता है। यहाँ से ये पूरा निकल गया बेकिंग सोडा। अब इसके बाद जो कीजिए आप बेकिंग पाउडर बनाइए, या फिर इसी से आगे जाके हम लोग एक और बनाएंगे, वॉशिंग सोडा बनाएंगे, ये बनाइए। ठीक है, वॉशिंग सोडा का भी हम लोग पढ़ देते हैं। अगर इसको हम लोग लेके इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, तो हम लोग को कोई सब्सटेंस मिलेगा जो कि होता है हीट करने पर, ठीक ना, हीट, या फिर इसको डेल्टा भी से भी दिखाते हैं। हीट करने पे क्या होता है, देखिए, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देगा, जो कि हम लोग को यूज़ कहाँ करना है, सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे क्या देगा, H2O देगा प्लस CO2 देगा। ठीक है, ये हम लोग को आगे पढ़ना है, बेकिंग वॉशिंग सोडा में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे, ये क्या है, ये यही है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग कोई भी माइल्ड एसिड अगर जोड़ देंगे ना, एसिड मतलब H+ आयन, समझिए ना, कोई भी माइल्ड, जैसे टैटिक एसिड हो गया, या फिर कोई भी माइल्ड एसिड जो कि ज़्यादा हानिकारक ना हो और बहुत ही लो कंसंट्रेशन का हो H+ आयन का, तो अगर वो जोड़ देंगे तो वही हम लोग का बना देता है क्या, बेकिंग पाउडर। इसी को ऐड करके हम लोग बनाते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। ये क्या करता है कि स्पॉन्जी बना देता है किसी भी चीज़ को, जैसे केक वोक में इसी का यूज होता है बेकिंग पाउडर का। ये स्पॉन्जी बनाता है, फ्लफी बनाता है, क्रिस्पी बनाता है। ठीक है, ये होता है बात वॉशिंग सोडा का। इसमें और क्या काम आता है, इसका यूजेस की बात करें तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, फिर से एंटासिड बनाने में काम आता है, जो कि एसिडिटी के समय काम आता है हम लोग के स्टमक के लिए। ये इसी से बनता है भाई, समझ में आ रहा है, ये सब यूजेस है इसका। अब बात करते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, सॉरी, वॉशिंग सोडा क्या होता है। देखिए वॉशिंग सोडा, जैसे कि हम ये प्रोडक्ट निकलवाए थे आपको इसी से, बेकिंग सोडा से, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से, तो इसी से क्या निकला था, सोडियम कार्बोनेट निकला था। ठीक है, और ये सोडियम ही कार्बोनेट में अगर हम लोग 10H2O डाल देंगे, देखिए सोडियम कार्बोनेट में ही अगर हम लोग 10H2O को ऐड कर देंगे, क्रिस्टलाइन रिक्रिस्टलाइन कर देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और यहाँ पे डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और यही होता है आपका। और सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वो वॉशिंग सोडा होता है। इसका यूज से आप बात करेंगे तो ये परमानेंट वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में मदद करता है। फिर से ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक ना, बोरोक्स बनाने में काम आता है, एक सब्सटेंस है। ठीक ना, फिर से यही सब इसका क्लीनिंग एजेंट और ये सब डोमेस्टिक पर्पस में काम आता है, ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा आपको बहुत ही समझना पड़ेगा। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले आप क्रिस्टलाइजेशन समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। तो क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, समझिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, किसी भी सॉल्ट में अगर कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट में 10H2O प्रेजेंट है, तो इसी को हम लोग वाटर मतलब क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आप ये मत समझिएगा कि 10H2O प्रेजेंट है तो ये गीला रहेगा या फिर वेट रहेगा। ठीक ना, ये मत समझिएगा, इसका गलती मत कीजिएगा। ये एक अंदर, ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात है। ठीक ना, 10H2O, इसको आप हीट कीजिएगा तो ये अगर उड़ जाएगा तो ये डायरेक्ट आपको बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और फिर अगर आप पानी में डालिएगा तो फिर से ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक ना, ये इसका फैक्टर होता है। तो अब इसी के बाद बात करते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आके बचा है, इसमें बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से समझने पहले आपको जिप्सम समझना पड़ेगा। जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम भी एक मतलब एक सॉल्ट बोल सकते हैं, जो कि है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, ये डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, सॉरी डाईहाइड्रेट, डेका नहीं, डेका तो ये होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है। ठीक है, डाईहाइड्रेट। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या फिर 373, शायद 373, हाँ 373 केल्विन, 373 केल्विन में अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखिए इसमें से ही 1/2 H2O क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, तो बनता क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए डॉट लगा के हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं। यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका कुछ यूज़ आपको पता है, आपको जरूर पता होगा ये यूज़ कहाँ होता है। ये बोन के फ्रैक्चर्स में यूज़ होता है, कुछ टॉयज़ को बनाने में यूज़ होता है, या फिर आप स्मूथिंग मतलब वॉल का स्मूथिंग में ये सब का यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब इसी में देखिए, अगर इसी में आप इसमें जोड़ दिएगा ना 1/2 H2O, तो ये फिर से क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। यही इसका फैक्टर है, मतलब यहाँ पे क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे फिर बना देगा हेमीहाइड्रेट, हाँ हेमी नहीं डाईहाइड्रेट,
डायमीटर बना देगा। तो ये था पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आखिरी सॉल्ट था, इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ लिखा हुआ है। तो जरूर हम आपको धन्यवाद करते हैं ये पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर था, और ये हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड चैप्टर ये है भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है इसके बारे में। और देखिए, आपको एक बार अपने से पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, तो एक बार समझिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जरूर इसे पूरे अच्छे तरीके से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और ज़रूर अपने से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ज़रूर हमें, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।